नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी देखेंगे। हिंदी जो होगा टीजीटी और पीजीटी के लिए क्लास है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हिंदी का क्लास है, जिसमें आपको मिलेगा 80 क्वेश्चंस मिलेगा। 80 क्वेश्चंस ही बीपीएससी टीआरई 4 में अपने सब्जेक्ट से पूछा जाता है, इसलिए यहाँ हिंदी से 80 प्रश्न लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है आपको जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम क्या कराएंगे, डिस्कशन कराने का प्रयास करेंगे। और चारों ऑप्शंस का डिस्कशन आपको हम कराने वाले हैं, इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि ये सेशन जो होगा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। ध्यान दीजिएगा, अलंकार की बात किया है तो आप जान लीजिए कि अलंकार जो होते हैं हिंदी व्याकरण में, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्था अलंकार, तीसरा होता है उभया अलंकार। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आपसे प्रश्न पूछा हुआ है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो ध्यान दीजिएगा इसमें अलंकार पूछा हुआ है। तो जब भी किसी पंक्ति को पढ़ते समय बीच में योजक चिन्ह मिले, ऐसा चिन्ह मिल जाए, तो आप समझिए कि उसमें जो है आपका रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। आपका राइट आंसर रूपक अलंकार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रूपक अलंकार कहता क्या है, जहाँ गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको समझना क्या है कि अनुप्रास अलंकार में जो होता है वर्णों की आवृत्ति होती है। क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है। उपमा अलंकार को पहचानने का तरीका देख लीजिए। यदि किसी पंक्ति में आपको मिलता है सा मिलता है, सी मिलता है, से मिलता है या सरीस मिलता है, तो आप जो है कंफर्म हो जाएंगे कि वहाँ पर जो है उपमा अलंकार होगा। श्लेष अलंकार के बारे में आप ध्यान रखिएगा। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि इसमें जो है एक शब्द दिया रहेगा, एक शब्द दिया रहेगा और उसके अनेक अर्थ होंगे। एक शब्द दिया रहे और उसके अनेक अर्थ हो, तो वहाँ पर जो होता है आपका श्लेष अलंकार होता है। इतने चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं तो 1 नंबर जो है आपके परीक्षा में कंफर्म हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है निर्धन में कौन सी संधि है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन संधि से लिया गया है। निर्धन में आपसे पूछा हुआ है कि संधि कौन सी संधि है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ही बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नी धन क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला ध के ऊपर वाला जो आपको इसमें र दिख रहा है, वहीं क्या हो जाता है? विसर्ग में बदल जाता है। तो आप ही बताइए कि जब संधि विच्छेद करने पर विसर्ग मिले तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगा? तो वहाँ पर आपका हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। अब जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में पूछता है कि संधि के कितना प्रकार होता है, कितना भेद होता है, तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला याद रखिएगा आप, पहला याद रखेंगे स्वर संधि, दूसरा याद रखेंगे व्यंजन संधि और तीसरा याद रखेंगे विसर्ग संधि याद रखेंगे। ये ऑप्शन जो देख रहे हैं, यण संधि और अयादि संधि देख रहे हैं, ये स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। आप एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, अगर कहता है कि स्वर संधि कितने प्रकार का होता है, तो आप कहिएगा स्वर संधि जो होता है 5 प्रकार का होता है। यदि कहे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 नंबर कह रहा है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक, लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताना है। इस पंक्ति को ध्यान से पढ़िए और आपको जो है एक ऐसा शब्द मिलेगा जिसको देख के आप पहचान जाएंगे कि उसमें कौन सी संधि है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नहीं शब्द मिल रहा है तो हम देखिए ये शब्द जो है, इस शब्द से आप पहचानेंगे।
ये शब्द जो है किसका पहचान है? उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार आप कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान रखिए, जिस वाक्य में आपको मिलेगा जनु, क्या मिलेगा? जनु, जानो, जनु, जानो, ज्यों, ज्यों, मनु, मानो, मानो, मनहु, मनहु, तो वहाँ पर आप कंफर्म हो जाएंगे कि वहाँ पर जो होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। वहाँ पर कंफर्म होना है कि वहाँ पर जो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे आप जो है ले चला साथ में तुझे कनक, यदि पंक्ति का अर्थ नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप जो है इस शब्द को याद रखिए कि किसी पंक्ति में जनु, जानो, ज्यों, मनु, मानो, मनहु शब्द मिल जाए तो वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। अब देखिएगा उपमा अलंकार को कैसे पहचानना है। तो यदि किसी शब्द में सा, सी, से, सम, सरिस जैसा शब्द मिलता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। आपको श्लेष अलंकार में हम बताए थे कि यदि कोई एक शब्द दिया है, क्या दिया है? एक शब्द दिया है, उसका अनेक अर्थ निकल रहा है तो समझिए कि वहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार में हमने बताया कि जहाँ पर आपको योजक चिन्ह मिल जाए तो समझिए कि वहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ये ट्रिक जो है 99% जो है सही होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कह रहा है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो सबसे पहले जो है उत्तर जानने से पहले आप जान जाइए कि श्रृंगार रस जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। आप पढ़े होंगे तो एक जो होता है आपका संयोग श्रृंगार रस, क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस। और एक जो होता है वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। तो समझिएगा जहाँ पर नायिका का क्या होता है? मिलन होता है। नायिका का मिलन होता है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। और जहाँ पर नायिका का अलगाव होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। अब देखते हैं हम लोग, निस्दिन बरसत नैन हमारे, कोई नायिका है, उसका क्या हो रहा है? आंसू यहाँ पर क्या हो रहा है? गिर रहा है किसी के प्रेम में। तो यहाँ पर जो है श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा इसमें? श्रृंगार रस हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 ही, यानी कि डी हो जाएगा। अब आप देखिएगा, आपसे पूछा क्या जा सकता है, कहेगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा 8 होता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितना होता है? 8 होता है। यदि आपसे कहता है कि उद्भट, क्या कहता है जी? उद्भट के अनुसार रसों की संख्या कितना माना गया है? तो 9 माना गया है। इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अगर आपसे कहे कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, पूछता है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो आप याद रखेंगे वीर रस का अस्थाई भाव जो होगा उत्साह होगा। अगर आपसे कहता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा, तो आप याद रखेंगे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो होता है रति होता है। ये वाला तो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो रति आप याद रखेंगे। इतना चीज़ याद रखते हैं तो 1 नंबर जो है यहाँ से कंफर्म होने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कह रहा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज कहा जाता है किस रस को? तो ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं हम लोग? रसराज बोलते हैं। अभी हम आपको बताए थे कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार रस, एक होता है वियोग श्रृंगार रस। अब जो है आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कहेगा कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो इसका अस्थाई भाव जो होता है रति होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिएगा, कहेगा कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो याद रखिएगा उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो आप याद रखेंगे करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है शोक होता है। अब देखिए शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो शांत रस का अस्थाई भाव जो होता है निर्वेद होता है।
इतना चीज़ याद रखिए, अगर रस से प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ से समझिए कि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में फंसेगा ही फंसेगा। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक का बटन ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बना ही रहे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 नंबर कह रहा है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें रेखांकित शब्द हम आपको दिखाते हैं। यहाँ कोई पर क्या है? रेखांकित शब्द है। अब बताइए कि रेखांकित शब्द में जो है कौन सा विशेषण है? यहाँ पर बताइए कौन सा क्या है? रेखांकित शब्द जो है क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे कि जब भी किसी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम दिया रहता है, क्या दिया रहता है? संज्ञा के पहले सर्वनाम। समझिए यहाँ पर, यदि संज्ञा के पहले क्या मिले? सर्वनाम मिले। संज्ञा के पहले सर्वनाम मिले तो जो सर्वनाम वाला जो शब्द होता है वो जो हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आप क्या समझे? यदि किसी वाक्य में संज्ञा के पहले क्या मिले? सर्वनाम मिले तो वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ से गौर से देखिए, तो बच्चा क्या है? संज्ञा है, इसके पहले सर्वनाम मिल रहा है तो ये कोई जो हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, जो विशेषण होता है क्या होता है? जो विशेषण होता है, इस विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। 4 में आपको हम बताते हैं। एक है परिमाणवाचक विशेषण है, दूसरा है गुणवाचक विशेषण है, तीसरा क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, और चौथा का नाम आप याद रखेंगे संख्यावाचक विशेषण। क्या है जी? संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर सर्वनाम दिया हुआ है तो सर्वनाम का आपसे कभी कभी भेद पूछ लिया जाता है कि हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कभी कभी घुमा के पूछता है कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 ही होते हैं। इतना याद रखिएगा, कन्फ्यूजन में नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देख लेते हैं। और देखिएगा 7 नंबर रस से क्वेश्चन है। कह रहा है कि विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो ध्यान रखिएगा, विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है और अद्भुत का मतलब भी आश्चर्य होता है। विस्मय अस्थाई भाव जो होगा अद्भुत रस में होगा। अगर आपसे कहा जाए कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव जो होता है हास होता है। यदि आपसे कहा जाए कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो शांत रस का अस्थाई भाव जो होता है निर्वेद होता है। और ये वाला कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो निर्वेद होता है। और शांत रस जो है नौवा रस है। कौन सा रस है? नौवा रस है। और आप जान जाइए कि जो भरत मुनि हैं, कौन है जी? जो भरत मुनि हैं, इनका एक पुस्तक है। भरत मुनि का क्या है जी? एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र। कौन सा पुस्तक है? नाट्य शास्त्र है। तो कहता है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र पुस्तक में रसों की संख्या कितना बताया है? तो 8 बताया है। लेकिन उद्भट की अगर बात किया जाए और कहे कि उद्भट साहब जो है रसों की संख्या कितने बताए हैं? तो 9 बताए हैं। और आपका जो है नौवा रस जो है शांत रस जो है नौवा रस है। इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखिए। कह रहा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो ध्यान रखिएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्रा पूछा है तो इसकी मात्रा जो होती है 16 होती है। कितनी होती है जी? 16 होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, चौपाई पूछा हुआ है तो पूछ सकता है कि चौपाई जो है किस प्रकार का छंद है? तो याद रखिएगा, चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है जी? चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। तो चलिए यहाँ से आपको एक ट्रिक बताते हैं सममात्रिक छंद वाला। याद रखिएगा क्या ट्रिक है? चारों गीत हरि के, चारों गीत हरि के, चारों गीत हरि के। अब देखिएगा कैसे ट्रिक काम करता है। च से क्या हो जाएगा? चौपाई। तो चौपाई में कौन सा छंद है? तो सममात्रिक छंद है।
रो से क्या हो जाएगा, तो रोला हो जाएगा। रोला में कौन सा छंद है, तो सममात्रिक छंद है। अब देखिएगा चारों गीत, तो यहाँ पर गीत आया है, तो गीत से क्या बनेगा जी, गीत से गीतिका बनेगा। कहेगा कि गीतिका कौन सा छंद है, तो गीतिका आपका सममात्रिक छंद है। हरि से क्या बनेगा, हरि से बन जाएगा आपका हरि गीतिका। तो हरि गीतिका में भी कौन सा छंद है जी, तो सममात्रिक छंद है। आप क्या समझें कि आपका चौपाई में सममात्रिक छंद है, रोला में सममात्रिक छंद है, गीतिका में सममात्रिक छंद है, हरि गीतिका में क्या है, सममात्रिक छंद है। याद कैसे रखना है, चारों गीत हरि के, तो इससे आप याद रख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या अगर पूछा जाए, तो याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा है कि हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 11 होता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर 9 कह रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। क्या होता है जी, उत्साह होता है। चलिए यदि हम आपसे पूछें कि रति जो है किसका स्थायी भाव है, रति जो है किसका स्थायी भाव है, तो याद रखिएगा रति जो है श्रृंगार रस का क्या है, अस्थायी भाव है। रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अगर आपसे प्रश्न करता है कि श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है वियोग श्रृंगार रस, क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस। एक होता है संयोग श्रृंगार रस होता है। अगर आपसे कहे कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो हास्य हो जाएगा। इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे, और अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक का बटन तो अवश्य ही बनता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, इजी प्रश्न है। कह रहा है कि सही बर्तनी है, सही बर्तनी आपको क्या करना है, चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा षष्टम जो है सही लिखा गया है। षष्टम क्या है, सही बर्तनी है। षष्टम का मतलब क्या होता है, षष्टम का मतलब 6 होता है। क्या होता है जी, 6 होता है। और आपको हम बताते आ रहे हैं, कहे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 6। कहे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 6 ही भेद होते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अध का विलोम है, अध का विलोम है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे बहुत ही इजी प्रश्न जो है 11 नंबर पूछ लिया। अध का विलोम जो हो जाएगा ऊपरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपरी हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर पूछा जाए कि समाप्त का विलोम क्या होगा, तो समाप्त का विलोम क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा या आरंभ हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि रति का विलोम क्या हो जाएगा, तो रति का विलोम जो हो जाएगा आपका वियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, रति का विलोम वियोग हो जाएगा। अगर कहे आपसे कि पूर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा पूर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में विलोम शब्द से भी प्रश्न पूछ रहा है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि बहुव्रीहि समास जो होता है, इसमें कोई भी पद जो होता है प्रधान नहीं होता है। इसमें जो होता है कोई तीसरा पद जो होता है, तीसरा पद की तरफ क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है। इसमें मतलब 2 पद होता है, दोनों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरे की तरफ क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है। आपको हम बहुव्रीहि समास बहुत अच्छे तरीके से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, जब भी देवी देवता का नाम आ जाए, क्या आ जाए, जब भी देवी देवता का नाम आ जाए, तो आपका 100% आंसर जो होगा राइट होगा। 100% आंसर क्या होगा, राइट होगा। जैसे समझिएगा, बीड़ा पाणी, बीणा है हाथ में जिसके, यानी कि सरस्वती जी के बारे में बोला जा रहा है, देवी हैं, यही बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही बहुव्रीहि समास आपका क्या हो जाएगा। जैसे कहे कि नीलकंठ, तो नीलकंठ भाई किसको कहा गया है, शंकर जी को कहा गया है, तो नीलकंठ क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
हम आशा करते हैं कि आप जो है चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर कह रहा है कौन सा शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है। कौन सा शब्द जो है सूर्य का प्रवाची नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ जो दिया है केसरी, ये केसरी जो होता है सिंह का प्रवाची होता है। सिंह का मतलब जो होता है शेर होता है। तो आप समझ गए कि केसरी जो होता है सिंह का प्रवाची होता है। ये केसरी जो है सूर्य का प्रवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, सूर्य का प्रवाची शब्द जो होगा मार्तंड हो जाएगा, पतंग हो जाएगा, मरीचि हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप याद रख सकते हैं दिनकर याद रख सकते हैं, दिवाकर याद रख सकते हैं, प्रभाकर याद रख सकते हैं, भास्कर याद रख सकते हैं। ये सब जो होता है सूर्य का प्रवाची शब्द होता है, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 14 नंबर कह रहा है कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास नहीं है। देखिएगा, सबसे सिंपल बात आपको हम बताते हैं कर्मधारय समास पहचानने का तरीका, कि इसमें जो होता है विशेषण और विशेष्य होता है। क्या होता है? विशेषण और विशेष्य होता है। तो आप विशेषण समझते हैं। विशेषण का मतलब कि जहाँ पर रंग का नाम आ जाए तो समझ लीजिए क्या है, विशेषण है। और विशेष्य का मतलब कि जहाँ पर संज्ञा शब्द दिया रहे तो आप समझ जाइए कि वो विशेष्य है। जहाँ पर रंग का नाम मिले समझिए कि क्या है, विशेषण है। इसके अतिरिक्त जो उल्टा शब्द दिया रहता है तो आप समझिए कि वहाँ क्या होता है, विशेषण होता है अधिकांशतः। अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि कर्मधारय समास नहीं है। क्वेश्चन तो यही पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अगर विद्या अभ्यास का हम लोग विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर क्या होगा, विद्या का अभ्यास, विद्या का क्या होगा, अभ्यास होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी विग्रह करने पर कारक चिन्ह मिले, जब भी विग्रह करने पर कारक का चिन्ह मिले तो वहाँ जो होता है तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास होता है। तो विद्याभ्यास में तत्पुरुष समास है, इसमें तो कर्मधारय है ही नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा है नील। नील का मतलब नीला, नील का मतलब नीला रंग का नाम आ गया। गाय का मतलब संज्ञा यानी कि विशेषण। तो यहाँ पर जो है कर्मधारय समास है। यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास है। प्रिय शाखा में भी क्या है, कर्मधारय समास है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कृताकृत में जो है क्या है, इसमें जो है द्वंद्व समास है। क्या है जी, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। तो आपसे पूछा था कि कर्मधारय समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 में भी क्या है, कर्मधारय समास नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। 15 जो है प्रवाची शब्द से लिया गया है। कह रहा है कि कौन सा शब्द आँख का प्रवाची नहीं है। आँख का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आँख का प्रवाची शब्द जो चक्षु भी होता है, दृग भी होता है, अक्षी भी होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 आप देख रहे हैं, ये जो हो अतुल जो है आँख का प्रवाची शब्द नहीं है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा, आँख का प्रवाची शब्द और भी होता है, नयन होता है, नेत्र होता है। इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे लोचन होता है और विलोचन होता है, विलोचन होता है। और एक दृग याद रखिएगा, दृग एग्जाम में खूब पूछता है। तो आँख का प्रवाची शब्द देख लिए, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, चक्षु, अक्षी और दृग। तो कौन नहीं था, तो डी वाला नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सुशिक्षित में उपसर्ग है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उपसर्ग ढूंढने के लिए जो शब्द दिया है, जैसे दिया ना सुशिक्षित शब्द दिया है, तो उपसर्ग कैसे ढूंढेंगे। तो उपसर्ग ढूंढने के लिए इसमें से क्या करना पड़ता है, इसका संधि विच्छेद कीजिए। सुधन क्या हो जाएगा, सुधन शिक्षित हो जाएगा। सुधन क्या हो जाएगा जी,
शिक्षित हो जाएगा। तो जो आपका मूल शब्द है, तो मूल शब्द जो है आपका शिक्षित है। मूल शब्द क्या है? शिक्षित है। और मूल शब्द के पहले वाला जो अक्षर दिया रहता है वो जो होता है उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा। 16 का 2 होता है। और आप याद रखेंगे उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखी सुदामा दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? यहाँ रोने जैसा भाव जो है झलक रहा है। तो वियोग श्रृंगार रस तो होगा नहीं, रौद्र भी नहीं होगा, गुस्सा वाली तो बात ही नहीं आया है। शांत रस, शांत कोई रो रहा है तो शांत थोड़े ना है, तो करुण रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर देखिएगा। 18 नंबर कह रहा है कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी हिंदी हिंदी की उपभाषा है, राजस्थानी भी है, पूर्वी हिंदी भी है, लेकिन मराठी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मराठी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है 3 प्रकार की बोली आती है, 3 प्रकार की बोली आती है। तो इसको आप याद रखिएगा, ABC से आप याद रख सकते हैं। 3 बोली आप ABC से क्या करेंगे? याद रखेंगे। ए से क्या होता है? अवधि होता है। ए से क्या हो गया? अवधि। बी से हो गया आपका बघेली, बी से क्या हो गया? बघेली। और सी से हो गया आपका छत्तीसगढ़ी हो गया। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आप जाने? 3 बोली। ABC याद रखेंगे, ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी हो गया। इतना चीज़ आप याद रखेंगे। पश्चिमी हिंदी में आप प्रवेश करेंगे तो इसमें आपको 5 बोलियाँ आपको मिलेगी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि कौन तुर्की शब्द नहीं है? कौन जो है तुर्की शब्द नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, बावर्ची जो है तुर्की शब्द है, बेगम जो है तुर्की शब्द है, दरोगा जो है क्या है? तुर्की शब्द है, लेकिन डेरा जो है तुर्की का ये शब्द नहीं है, तुर्की का शब्द नहीं है। अब थोड़ा सा हम आपको और भी बताना चाहते हैं तुर्की वाला शब्द जो है कौन कौन सा है। याद रखिएगा, नौकर जो है तुर्की का शब्द है, बहादुर जो होता है तुर्की का शब्द है। इसके अतिरिक्त आप याद भी रख सकते हैं, नौकर हो गया, बहादुर हो गया, च वाला याद रखिए, चमचा हो गया, चादर हो गया, ये शब्द क्या है? तुर्की का शब्द है। ज़रूर याद रखिएगा, दरोगा, बेगम, बावर्ची, उसके बाद नौकर, बहादुर, चमचा, चादर, ये सब तुर्की का शब्द है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 20 नंबर देख लीजिएगा। 20 नंबर देख लीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अप्रमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रमेय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द आपको चुनना है। तो आप ध्यान क्या रखेंगे कि जहाँ पर चंद्रबिंदु शब्द दिया रहे, क्या दिया रहे? जहाँ पर चंद्रबिंदु शब्द दिया रहे वहाँ पर जो होता है तद्भव शब्द होता है। जैसे देख लीजिए, कांच है, आप गांव ऐसे लिखते हैं ना, ये क्या है? गांव जो ऐसे लिख दिए, चंद्रबिंदु आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। और गांव का क्या हो जाता है? ग्राम जो होता है तत्सम शब्द होता है। तो आप क्या सीखे कि जहाँ पर जो है चंद्रबिंदु शब्द दिया रहे वहाँ पर तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 22 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा की 8 विख्यात बोलियाँ हैं। कितनी विख्यात बोलियाँ हैं? 8 विख्यात बोलियाँ हैं। 8 में आप याद भी रख सकते हैं। पहला याद रखिए, खड़ी बोली, क्या है जी?
खड़ी बोली। खड़ी बोली को हम लोग क्या बोलते हैं? खड़ी बोली को हम लोग कौरवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौरवी बोलते हैं। दूसरा याद रखिएगा, बांगड़ू याद रखिए। बांगड़ू को हम लोग बोलते हैं हरियाणवी। क्या बोलते हैं? हरियाणवी बोलते हैं। तीसरा आप याद रखिए ब्रजभाषा। क्या याद रखेंगे? ब्रजभाषा। चौथा आप याद रखेंगे कन्नौजी। क्या याद रखेंगे? कन्नौजी याद रखेंगे। पांचवा याद रखेंगे आप बुंदेली याद रखेंगे। क्या पांचवा हो गया? बुंदेली। छठा याद रखेंगे आप अवधी याद रखेंगे। सातवां आप याद रखेंगे बघेली याद रखेंगे। और आठवां जो होता है आपका छत्तीसगढ़ी होता है। क्या होता है? छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप तो समझ चुके हैं कि खड़ी बोली को हम लोग क्या बोलते हैं? कौरवी बोलते हैं। बांगड़ू को हम लोग क्या बोलते हैं? हरियाणवी बोलते हैं। तो आप एक चीज़ का हमको जवाब दीजिए कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अभी बताए थे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो याद रखिएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है। और तीनों का आपको हम ट्रिक बताए थे। क्या था ट्रिक जी? A B C, यानी कि ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो आप देख रहे हैं ये वाला अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये जो होंगी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब आप देख लीजिए, अगर आपको कहे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे पूछ लेता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। यदि आपसे पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यदि आपसे पूछता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा स्वर संधि के भी आपके 5 भेद होते हैं। इतना चीज़ ध्यान रखते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखिएगा हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो है। क्या है जी? पृथ्वीराज रासो है। अब आप बताइए कि इस पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? तो याद रखिएगा चंद्रवरदाई को याद रखिएगा। किसको याद रखना है? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई को आप याद रखेंगे। अब देखिएगा पृथ्वीराज रासो के बारे में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है। ये 12वीं सदी में इनका क्या हुआ था? 12वीं सदी के ये थे। 12वीं सदी के ये थे, तो याद रखिएगा। और ये पृथ्वीराज रासो जो है एक क्या है? महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो क्या है? महाकाव्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो में किसकी जीवनी को दिखाया गया है, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी को बताया गया है। देखिए प से पृथ्वीराज और प से पृथ्वीराज रासो और प से पृथ्वीराज चौहान, यानी कि पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वीराज चौहान किस ग्रंथ में इनकी जीवनी को दिखाया गया है? तो पृथ्वीराज रासो में। अब थोड़ा सा देखिएगा ये जो है सतसई, यानी कि ऐसे लिख दे और पूछे बिहारी सतसई, कहे कि बिहारी सतसई जो है किसकी रचना है, तो आप कहेंगे बिहारी सतसई जो है बिहारी की क्या है? रचना है। और याद रखिएगा कि बिहारी जो है ये रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। आई होप आप समझ चुके हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो जो है ये वीर रस प्रधान है, यानी कि इसमें वीर रस का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। चलिए हम वो देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 24 नंबर देख लीजिए। 24 नंबर क्या कह रहा है? देखिएगा कह रहा है 24, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो याद रखिएगा काल विभाजन से प्रश्न पूछा है, तो काल विभाजन हिंदी साहित्य में कौन नहीं आता है? तो संयुक्त काल नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि काल विभाजन का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? मतलब काल विभाजन किसने सबसे पहले किया है?
तो ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन का प्रयोग किया है। यानी कि काल विभाजन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो आधुनिक काल को हम लोग गद्य काल भी गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कहता है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है, तो आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है स्टेट 2025 में पूछा गया है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है। तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। अब याद रखिए भक्ति काल को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व मध्य काल। भक्ति काल को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्व मध्य काल के हम लोग नाम से हम लोग जानते हैं। और रीति काल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो रीति काल को हम लोग बोलते हैं उत्तर मध्य काल। क्या बोलेंगे? उत्तर मध्य काल। रीति काल को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर मध्य काल हम लोग बोलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 हिंदी व्याकरण से है। कह रहा है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा क्रिया धातुएं जो कहलाती है साधित सकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु कहलाती है। द्विकर्मक धातु में आप याद रखिएगा कि इसमें जो होता है 2 कर्म दिया रहता है। कितना कर्म दिया रहता है? 2 कर्म दिया रहता है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि क्रम के आधार पर बता दीजिए कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा क्रिया के कितने भेद? 2 भेद होते हैं। पहला ध्यान रखिएगा, पहला जो होता है सकर्मक क्रिया होता है और दूसरा जो होता है आपका अकर्मक क्रिया होता है। यहाँ पर जो है अकर्मक शब्द आया हुआ है तो पूछ सकता है कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद? तो याद रखेंगे अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला आप याद रखेंगे पूर्ण अकर्मक और दूसरा जो होता है अपूर्ण अकर्मक। पहला पूर्ण अकर्मक और दूसरा अपूर्ण अकर्मक। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अलंकार से ये प्रश्न जो है पूछा गया है। कह रहा है कि सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार जो है विद्यमान है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है एक ही शब्द कई बार आया हुआ है। जैसे सारंग यहाँ पर है, सारंग यहाँ पर है, एक ही शब्द जो है कई बार आया हुआ है, लेकिन इनका अर्थ जो है क्या है? अलग अलग होगा। तो जब एक ही शब्द कई बार आए और अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा, तो वो ये वहाँ पर जो होता है यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पहचानिएगा? तो यदि किसी पंक्ति में मनु, मानो, मनहु, मनु मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, जनु जानो, जनहु, ज्यों जैसे शब्द दिए रहे तो आप समझ जाइएगा कि उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। यदि किसी पंक्ति में मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु जैसे जनहु और ज्यों जैसे शब्द दिया रहे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सलेश अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द दिया रहेगा, यहाँ पर एक शब्द दिया रहेगा और उसके कई अर्थ निकलेंगे, तो वहाँ पर सलेश अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार कैसे पहचानना है? तो यदि किसी पंक्ति में आपको ऐसी योजक चिन्ह मिल जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। आई होप आप समझ चुके हैं। कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट होता है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि आपके डाउट को सॉल्व किया जा सके। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। 27 नंबर क्या कह रहा है? 27 कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा की कहानी उसने कहा था। कौन सी कहानी है? उसने कहा था। पर किस प्रसिद्ध फिल्मकार ने फिल्म बनाई? तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया है? तो बीमल राय के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? बीमल राय के द्वारा क्या बनाया गया है? फिल्म बनाया गया है। उसने कहा पर फिल्म बनाया गया है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि उसने कहा था ये कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और ये कहानी जो आती है 1915 ईस्वी में आती है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा
कहे कि सुखमय जीवन, क्या कहें, सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अगर कहे कि बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा जो है किसका है, तो ये भी चंद्रधर शर्मा क्या है, गुलेरी जी की रचना है। इनसे जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कहेगा आपसे कि अपभ्रंश, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है, छंद का प्रकार नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा, चौपाई सममात्रिक छंद है, सोरठा भी क्या है, छंद है, दोहा भी क्या है, छंद है। लेकिन आप ध्यान दीजिए दृष्टांत जो है ये छंद नहीं है, ये क्या है, ये दृष्टांत जो है अलंकार है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप समझिएगा चौपाई में कितनी मात्राएं होती है जी, चौपाई में 16 मात्राएं होती है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आपसे कहे कि दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है, तो याद रखिएगा दोहा का उल्टा जो होता है सोरठा होता है। दोहा का उल्टा कितना क्या होता है, सोरठा होता है। और इन दोनों में मात्राओं की संख्या पूछे कि दोहा में कितनी, 24, सोरठा में कितनी, 24 मात्राएं होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है संधि से दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं 29 नंबर, दीर्घ संधि, गुण संधि, विधि संधि, यण संधि एवं आयादी संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है। तो ऊपर आप देख रहे हैं ये जो है स्वर संधि के भेद हैं। और आप जानते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि हो जाएगा, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा आयादी संधि। स्वर संधि कितने भेद, 5 भेद हो गए। यदि आपसे कहता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद, 5 भेद होते हैं। अगर आपसे कहता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संधि के कितने भेद, 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। यदि आपसे कहता है कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के भी 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बाड़ाऊ किस प्रकार का स्वर है। बाड़ाऊ जो है किस प्रकार का स्वर है, तो ध्यान रखिएगा बाड़ाऊ जो है यहाँ पर पसच समृद्ध का क्या है, उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पसच समृद्ध किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिन समृद्ध स्वरों के उच्चारण में जीभ का पसच भाग कार्य करता है, जिन समृद्ध स्वरों के उच्चारण में जीभ का पसच भाग कार्य करता है, उससे हम लोग पसच समृद्ध के हम लोग नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर देख लीजिए। 31 नंबर क्या कह रहा है, 31 नंबर कह रहा है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, तो आप ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आपको हम बताए थे पूर्वी हिंदी के लिए आप ट्रिक याद रखिएगा ABC। अगर पूर्वी हिंदी की आपसे बोली पूछता है तो आप ट्रिक क्या याद रखेंगे, ABC। देखिएगा ए से अवधि क्या हो जाएगा, ए से अवधि हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा, बी से बघेली हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा, सी से छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। तो अभी आपसे पूछा हुआ था छत्तीसगढ़ी, पूछ सकता है कि अवधि किस भाषा की बोली है, तो पूर्वी हिंदी की हो जाएगी। तो ट्रिक याद रखिएगा ABC, यानी कि ए से अवधि, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। अब थोड़ा देखिएगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आ जाती है, तो 5 बोलियाँ आ जाती है, आप याद रखेंगे।
और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आएगी? 3 बोली आ जाएंगी। कैसे याद रखेंगे आप? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सा है? तो देख लीजिए, मगही है, क्या है? मगही है, मैथिली है, और क्या है जी? भोजपुरी है। मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो इसको याद कैसे रखेंगे? M² B याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, M²B। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है ये वाला ओ जो होता है ये बहुवचन के रूप में जाना जाता है। और आप हमें बता दीजिए कि जो है अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? कंठ होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर आ का भी पूछे तो आ का भी क्या होता है? कंठ होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 33 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुशाग्र जो है आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा सर्वनामिक विशेषण, चौथा परिमाण बोधक विशेषण। एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, जब एग्जामिनर का मन करेगा तो आपसे जो है अंदर से क्वेश्चन पूछता है, कह देगा कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद? 2 भेद होते हैं। पहला कौन होता है? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, और दूसरा जो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। उसी प्रकार से देखिएगा परिमाण वाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2। पहला हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा जो हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, सूरदास के गुरु जो थे वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। अब देखिएगा, आप ये भी याद रखिए कि वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या है? तो वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम जो है विट्ठलनाथ है। क्या है जी? विट्ठलनाथ है। आपसे अगर पूछ दे कि अष्टछाप, क्या पूछ दे कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अगर कहे कि अष्टछाप की स्थापना कब की गई है, तो 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की गई है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ रहे हैं, वहाँ पर विराम यानी कि ठहराव आ रहा है, तो वहाँ पर आप क्या बोलिएगा उसको? तो उसको हम लोग बोलेंगे यति बोलेंगे। तो 35 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि गण के बारे में समझिए कि गण में क्या होता है? 3 वर्णों का समूह होता है। क्या होता है जी? 3 वर्णों का क्या होता है? समूह होता है। 3 वर्णों का जो समूह होगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्णिक बोलते हैं या गण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देख लीजिए। 36 का है कि जहाँ वाक्य की गति अभितम चाहे अंतिम रूप ले ले, जहाँ वाक्य की गति जो है अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ विचार का तार टूट जाएगा वहाँ पूर्ण विराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम हो जाएगा। और पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है? ऐसे दिया रहता है। अल्प विराम का चिन्ह क्या रहता है? ऐसे दिया होगा। योजक चिन्ह कैसे होगा? ऐसे दिया रहता है योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कैसे दिया रहता है? तो उद्धरण चिन्ह जो है ऐसे दिया रहता है, ऐसे उद्धरण चिन्ह हो जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर देखिएगा, कह रहा है अमर्ष क्या है? अमर्ष क्या है? तो अमर्ष जो है आपका एक संचारी भाव है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। याद रखिएगा संचारी भाव को हम लोग व्यभिचारी भाव के नाम से भी हम लोग
जानते हैं। संचारी भाव को क्या, संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? व्यभिचारी भाव है। आपसे कहे कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भाव की संख्या जो होती है 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो काव्य गुण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। और कहता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्था अलंकार, तीसरा उभया अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 38 नंबर कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा कौन सी थी? याद रखिएगा, कबीरदास की भाषा जो है सदुक्री है। कबीरदास की भाषा जो क्या है? सदुक्री है। कबीरदास की भाषा सदुक्री है, यह किसने कहा है? कबीरदास की भाषा सदुक्री है, यह शुक्ल जी कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। याद रखिएगा, पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी, इनकी भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी भी है। तो कहे कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो आप याद रखेंगे किसने कहा है जी? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने। अगर कहता है कि कबीरदास की भाषा को सदुक्री किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। क्या है? कौरवी है। अगर प्रश्न करता है कि खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? तो याद रखिएगा, राहुल संकृत्यान ने खड़ी बोली को क्या बोला है? कौरवी बोला है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहता है कि सूरदास जो है किस भाषा में रचना करते थे? तो ये ब्रज भाषा में रचना करते थे। आपको हम बताते हैं, तुलसीदास की एक रचना है, क्या है जी? विनय पत्रिका। क्या है? विनय पत्रिका है। क्या है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो याद रखिएगा, विनय पत्रिका की भाषा भी क्या है? ब्रज भाषा है। इतना चीज़ अगर याद रखते हैं तो यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 39 नंबर 39 कह रहा है, निम्नलिखित में क्या गंगा का प्रवाची नहीं है? आपको देखना है कि गंगा का कौन प्रवाची नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आप कालिंदी देख रहे हैं, कालिंदी जो देख रहे हैं, यह जो है गंगा का प्रवाची नहीं है, यह यमुना का प्रवाची है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए, मंदाकिनी जो है गंगा का प्रवाची है, भागीरथी जो है गंगा का प्रवाची है, और सूर सरिता जो है गंगा का क्या है? प्रवाची है। इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए, गंगा का प्रवाची शब्द और भी होता है, जैसे आप बोल सकते हैं देवशरी। क्या बोल सकते हैं? देवशरी बोल सकते हैं। नदीश्वरी भी बोल सकते हैं, नदीश्वरी। उसके बाद ये वाला तो पूछता है त्रिपथगा, कहेगा कि त्रिपथगा किसका प्रवाची शब्द है? तो गंगा का प्रवाची शब्द है। इतना चीज़ याद रखिएगा। एक ही ध्यान रखिएगा, अलकनंदा क्या होता है? अलकनंदा। तो आप गंगा का प्रवाची शब्द देख लीजिए, पहला मंदाकिनी, दूसरा भागीरथी, शूरसरिता, देवशरी, नदीश्वरी, त्रिपथगा, अलकनंदा, ये क्या है? गंगा का प्रवाची शब्द है। और कालिंदी जो है किसका है? यमुना का प्रवाची शब्द है। तो गंगा का प्रवाची शब्द नहीं था, कौन था? कालिंदी था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 40 नंबर कि सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए, मतलब सही कौन लिखा गया है आपको बताना है। तो ध्यान, अवनति जो है यहाँ पर गलत लिखा गया है, मुश्किल भी गलत लिखा गया है, और मातृभूमि भी गलत लिखा गया है। आपका श्रृंगार शब्द जो है आपका क्या है? सही है। और आप ध्यान रखिएगा, श्रृंगार जो रस होता है, श्रृंगार रस की संख्या कितनी होती है? 2। एक होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वधुर्मी, वधुर्मी का संधि विच्छेद है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और अक्सर लोग गलती करते हैं ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में, कन्फ्यूजन उनको रहता है। तो आज के बाद कन्फ्यूजन बंद होगा। वधुर्मी का संधि विच्छेद जो होता है वधु धन उर्मी, यानी कि बड़ा ऊ वाला होता है, यहाँ कंफर्म हो जाइए। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर आपसे अगर कहता है, एग्जामिनर कहता है कि वधुर्मी में कौन सी संधि है, तो बताना मुश्किल होगा।
लेकिन आज के बाद से बताना मुश्किल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी बड़ी मात्रा दिया रहे, क्या दिया रहे, बड़ी मात्रा दिया रहे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी बड़ी मात्रा दिया रहे तो वहाँ पर जो होता है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन अभी तक तो आपको समझ में ही नहीं आया कि भाई बड़ी मात्रा होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो और बड़ा ऊ की मात्रा हो, वहाँ पर जो होता है दीर्घ स्वर संधि होता है। तो देखिएगा, ऐसा मात्रा इसमें आपको दिख रहा है, वधुर्मी में दिखा ना, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा है। तो जब भी बड़ा मात्रा दिया रहे तो वहाँ पर किसमें दीर्घ स्वर संधि होगा, वधुर्मी में कौन सा संधि है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप जो है डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, 43 नंबर देख लीजिए, बहुत ही ईजी प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, कौन सा शब्द जो होता है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऋतु जो होता है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ये पंडित पुल्लिंग है, आचार्य भी पुल्लिंग है, हंस भी क्या है, पुल्लिंग है। ऐसे ही दिख रहा है, पंडित जी पुल्लिंग है, आचार्य पुल्लिंग है, हंस पुल्लिंग है। तो ऋतु शब्द जो होता है ये स्त्रीलिंग शब्द में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 44 नंबर, भुजंग का प्रवाची शब्द नहीं है। तो सबसे पहले समझिएगा, भुजंग का मतलब ये बात कर रहा है सांप। सीधा नहीं सवाल पूछ रहा है कि सांप का प्रवाची कौन नहीं है, कह रहा है कि भुजंग का प्रवाची कौन नहीं है। तो भुजंग का मतलब सांप होता है। अब बताना है कि सांप का प्रवाची कौन नहीं है। तो समझिए, यहाँ गरुड़ जो होता है सांप का ये प्रवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 ही क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अब देखिएगा, जो आप देख रहे हैं ब्याल, सर्प और पन्नग, ये जो है सब जो है ये सांप का प्रवाची शब्द है, भुजंग का प्रवाची शब्द है। एक चीज़ और याद रखिएगा, सांप का प्रवाची शब्द जो होता है विषधर, विषधर भी क्या है, सांप का प्रवाची शब्द है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 45 नंबर, कह रहा है कि समुच्चय बोधक को कहते हैं, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं अविकारी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। समुच्चय बोधक हो चाहे विषम्यादि बोधक हो, ये अविकारी में आएगा। और विकारी में क्या क्या आएगा, नोट कर लीजिए। आपका विकारी शब्द जो है संज्ञा है, विकारी शब्द जो है आपका सर्वनाम है, विकारी शब्द जो है आपका क्या है, विशेषण है, और विकारी शब्द जो है आपका क्या है, क्रिया है। इतना चीज़ याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर कह रहा है कि विभु, विभु का प्रवाची है। तो विभु का प्रवाची जो हो जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, विभु का प्रवाची जो हो जाएगा आपका, एक सर्वव्यापक भी होता है और एक जो होता है नित्य होता है। तो दोनों ऑप्शन, ये दो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे कि व्यास, व्यास का विलोम शब्द है। तो व्यास का विलोम शब्द जो हो जाएगा आपका, व्यास का विलोम शब्द समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा, समास में क्या होता है ना, समास में 2 शब्द पदों का मेल होता है। समास में क्या होता है, 2 पदों का मेल होता है, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। और समास का आपसे पूछा जाए कि समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ संक्षेप होता है। क्या होता है, अर्थ इसका संक्षेप होता है। अगर आपसे कहे कि लघु का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, लघु का उल्टा जो हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। लघु का उल्टा दीर्घ। अगर ऑप्शन में आपको दीर्घ नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में गुरु मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप, 48 नंबर देख लीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न है।
48 कह रहा है कि धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है तो आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन में बताए थे कि जहाँ पर बड़ी मात्रा मिल जाए, क्या मिल जाए, बड़ी मात्रा मिल जाए, तो वहाँ पर जो होता है दीर्घ स्वर संधि होता है। देखिए तो ऐसे मात्रा है, ये बड़ा वाला मात्रा है, तो इसमें क्या है, धातुष्मा में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर। 49 कह रहा है कि लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता होती है कब होगी, लिखने के लिए होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए यहाँ पर, एक लिपि होती है देवनागरी, क्या होती है जी, एक देवनागरी लिपि होती है। कहे कि देवनागरी लिपि में किस भाषा को लिखा जाता है। तो देवनागरी लिपि में हम लोग जो लिखते हैं हिंदी भाषा लिखते हैं, या कह सकता है कि हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगर आपसे कहे कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। अगर आपसे कहे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 50 नंबर की हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितने हैं, तो याद रखना है इसमें जो होते हैं 52 होते हैं। कुल वर्ण कितने हो जाएंगे जी, 52 होंगे। तो 50 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि हिंदी में मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अगर कहे कि हिंदी में मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं। अमृता प्रीतम जो है किस भाषा की साहित्यकार हैं, तो ये अमृता प्रीतम जो है पंजाबी भाषा की साहित्यकार हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है, पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, तो याद रखिएगा गुरुमुखी में। किसमें, गुरुमुखी में। उर्दू भाषा की लिपि क्या होती है, तो फारसी होती है। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, फारसी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो याद रखिएगा हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। ध्यान रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है उर्वशी है। क्या है, उर्वशी है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि उर्वशी रचना पर इन्हें क्या मिला हुआ है, उर्वशी रचना पर इन्हें मिला हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऐसे प्रश्न घुमा के पूछेगा कि दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो उर्वशी रचना पर क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगर आपसे कहता है कि पल्लव किसकी रचना है, तो पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। अगर आपसे कहता है कि अंधा युग किसकी रचना है, तो याद रखिएगा अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी है, धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। निहार किसकी रचना है, तो निहार जो है आपका महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है, महादेवी वर्मा की है। निहार के अतिरिक्त याद रखिएगा नीरजा, कहे कि नीरजा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। अगर आपसे कहता है कि महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो याद रखेंगे इन्हें यामा रचना पर क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अगर आपसे कहता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि बोलते हैं। अगर आप इतना चीज़ ध्यान रखते हैं तो यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन जो है कंफर्म होने वाला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 53 नंबर देख लीजिए। 53 नंबर कह रहा है आपका कि हिंदी, कह रहा है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे, तो ये जो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही हो जाएगा।
अब चलिएगा थोड़ा सा देखिएगा, आपको हम बताए थे कि महादेवी वर्मा को यामा रचना पर क्या मिला है, यामा रचना पर इन्हें मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला है जी? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। निराला जी की रचना क्या है, तो आप देख लीजिए निराला जी की रचना जो है गीतिका है। क्या है जी? गीतिका है, गीतिका है। इसके अतिरिक्त जो है इनका है जूही की कली। जूही की कली का है किसकी रचना है? तो निराला जी की रचना है। अब चलिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाटक कौन सा है, तो इनका अंतिम नाटक जो है ध्रुव स्वामिनी जो है इनका अंतिम नाटक है। कहे कि चंद्रगुप्त किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। स्कंदगुप्त किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। अजातशत्रु किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। इसके अतिरिक्त जो है याद रखिएगा आंसू लहर झरना, ये तीनों कविता है जयशंकर प्रसाद का है। अगर आपसे कहा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो याद रखिएगा इन्हें चिदम्बरा पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। 1968 ईस्वी में चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त ग्राम्या, वीणा, स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण इन्हीं की क्या है? रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, कह रहा है कि हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन हैं? हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन हैं? तो ये जो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। इनका नाटक देख लीजिए, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, राजश्री है। इनका क्या है? नाटक है। तो सर्वाधिक नाटककार जो हैं यही है जयशंकर प्रसाद है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पत्रिका पूछा जाता है, कहेगी कवि वचन सुधा। क्या कहे कि कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कहे कि बाला बोधनी किसकी पत्रिका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही क्या है? पत्रिका है। आंसू लहर और झरना किसका जो है कविता है? तो जयशंकर प्रसाद का है। तो इतना चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। 55 कह रहा है कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? लिखने वाले जो हैं ये बनारसी दास जैन हैं। कौन है जी? बनारसी दास जैन है। इनका पहला आत्मकथा देख लीजिए अर्धकथानक है। क्या है जी? अर्धकथानक। कहे कि अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? तो बनारसी दास जैन की क्या है? आत्मकथा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है स्टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। स्टेट 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? सबसे पहले आप समझ जाइए कि सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है, कहे कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1900 ईस्वी में क्या होता है? प्रकाशन होता है। और इसके संपादक जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बनते हैं। कब बनते हैं? 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं इसके संपादक बनते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जो है आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, कहेगा कि रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं आदिकाल को क्या नाम दिए हुए हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जो है आदिकाल को बिरगाथा काल बोले हुए हैं। क्या बोले हुए हैं? आदिकाल को बिरगाथा काल बोले हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है। कौन सा निबंध है? चिंतामणि। कहे कि चिंतामणि जो है किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल का। इसके अतिरिक्त पूछा जाए कि कविता क्या है, कविता क्या है, ये किसकी रचना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कविता की परख किसकी रचना है? तो ये भी जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगर कहा जाए कि 11 वर्ष का समय ये किसकी कहानी है? तो ये भी जो है रामचंद्र शुक्ल की क्या है? कहानी है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जो है बहुत ही फेमस हैं। इनकी जितनी रचना दिख रही है उतना रचना यदि आप याद रखते हैं तो यहाँ से 1 नंबर कंफर्म होगा।
अब चलिए, प्रताप नारायण मिश्र जो हैं एक पत्रिका के संपादक बनते हैं। किस पत्रिका के संपादक बनते हैं? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है। कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कबीरदास जो हैं, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इतना चीज़ ध्यान रखते हैं तो यहाँ से 1 नंबर आपको ज़रूर मिलने वाला है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर देख लीजिए। 57 कह रहा है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये जो थे जय सिंह के क्या थे जी? दरबारी कवि थे। अब समझिएगा, बिहारी से समझ लीजिए क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। कहेगा कि बिहारी किस काल के कवि हैं? तो याद रखिएगा, बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। और बिहारी एक का एक ही रचना है, वो रचना बहुत फेमस है, बिहारी सतसई। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो ये जो है बिहारी की क्या है? रचना है। तो इतना चीज़ आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे तो आपका कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होगा। एक चीज़ और पूछ लेता है, जब घुमा के इसको पूछना होगा तो पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म याद रखिएगा ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर कहाँ है जी? तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। किसके दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के दरबारी कवि थे। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर जो होगा 58 नंबर हो जाएगा। 58 कह रहा है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सबसे पहला पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था? तो आप याद रखेंगे, उदंत मार्तंड जो है सबसे पहले प्रकाशित होता है। और कब प्रकाशित होता है? तो 1826 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो याद रखिएगा, जुगुल किशोर के द्वारा। जुगुल किशोर के द्वारा क्या होता है? ये प्रकाशित होता है। इतना चीज़ याद रखेंगे। अगर आपसे कहता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब होता है? तो 1900 ईस्वी में होता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बनते हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन बनते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी बनते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बनते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इन्हें कब बनाया जाता है? तो 1903 में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं। अब जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहे कि नागरी प्रचारणी पत्रिका जो है कहाँ से निकलती है जी? काशी से निकलती है। कहाँ से? काशी से। काशी का मतलब बनारस से ये नागरी प्रचारणी सभा, काशी से ये जो है नागरी प्रचारणी पत्रिका निकलती है। अभी आप जो देख रहे हैं कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1826 ईस्वी में हुआ, जुगल किशोर इसके संपादक बनते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि इसका प्रकाशन जो है 1827 ईस्वी से क्या हो जाता है जी? बंद हो जाता है। इसका प्रकाशन 1827 से क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ये याद रखना है। और जो उदंत मार्तंड पत्रिका है, ये पत्रिका कहाँ से निकलती है? याद रखिएगा, ये पत्रिका जो है कलकत्ता से निकलती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो है हूबहू क्वेश्चन जो है स्टेट 2025 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ से आपका 1 नंबर जो है कंफर्म होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, कह रहा है कि तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर जो है आपका जो है यथार्थवादी कविता है। कैसी कविता है? यथार्थवादी कविता है। और तोड़ती पत्थर किसकी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। याद रखिएगा, इसमें जो है इसमें जो है एक मजदूर महिला का वर्णन मिलता है। मजदूर महिला का क्या चित्रण किया गया है? मजदूर महिला का क्या मिलता है? इसमें वर्णन मिलता है। यदि आपसे कहा जाए कि मुक्तक कवि या रब्बर छंद कवि किसे कहा जाता है? तो निराला को कहा जाता है।
कहे कि जूही की कली किसकी रचना है, बहुत फेमस है, कई बार पूछा है। जूही की कली किसकी रचना है, तो निराला जी की रचना जो है जूही की कली है। इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो याद रखिएगा हिंदी के प्रथम गद्यकार के रूप में लल्लू लाल जी जो हैं बहुत ही फेमस है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिएगा लल्लू लाल की एक रचना बहुत फेमस है, प्रेम सागर। पूछता है कि प्रेम सागर किसकी रचना है, तो प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की ही रचना है। अब आपसे कहे कि हिंदी प्रदीप, क्या कहे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक किसे बनाया जाता है, तो बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बनाया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका याद रखिएगा, इनकी पत्रिका है कवि वचन सुधा। क्या है, कवि वचन सुधा है और बाला बोधनी है। कवि वचन सुधा और बाला बोधनी किसकी पत्रिका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है, पत्रिका है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 61 नंबर देख लीजिए। 61 कह रहा है कि शून्य सिए सत्य असीस हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। तो इसमें जो है आपसे पूछ रहा है कि कौन सा छंद है, कौन सा छंद है, तो इसमें जो होता है हरिगीतिका छंद है। इसमें कौन सा छंद, हरिगीतिका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 62 देख लीजिए। कह रहा है कि दिना दस जीवन जीवन री, मरिबे पची होई जुपे मरिबे न। तो इसमें जो है कौन सा आपका छंद है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है आपका जो है सबैया छंद है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कहे कि चौपाई, चौपाई कैसा छंद है, चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। रोला कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 63 नंबर। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं, तो जहाँ पर समानता होगी उसको हम लोग बोलते हैं तुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुक बोलते हैं। दूसरा चीज़ याद रखिएगा, छंद को पढ़ते समय जहाँ पर हम लोग विराम लेते हैं उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 नंबर देख लीजिए। 64 कह रहा है कि चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। चारों चरणों में जब मात्रा जो होगी क्या होगी, समान होगी। चारों चरणों में मात्रा जब समान होगी तो उसे हम लोग बोलेंगे मात्रिक सम छंद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मात्रिक सम छंद बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 और बहुत फेमस क्वेश्चन है। जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध जो है किसकी रचना है, तो ये रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनकी एक और रचना है, याद रखिएगा, साकेत है। साकेत के बाद याद रखिएगा यशोधरा है। क्या है, और यशोधरा कैसी रचना है, तो ये रचना जो है चंपू काव्य रचना है। आप जानते भी हैं कि मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि कहा गया है। क्या बोला गया है, राष्ट्र कवि कहा गया है। और राष्ट्र कवि किसके द्वारा कहा गया है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दिए हुए हैं। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, तो यामा रचना पर इन्हें क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। कब मिलता है, 1982 में मिलता है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ध्रुव स्वामिनी जो है इनका अंतिम नाटक जो है ध्रुव स्वामिनी है। इसके अतिरिक्त आंसू, लहर, झरना इनका क्या है, कविता है। जूही की कली किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। परिमल किसकी रचना है, निराला जी की है। गीतिका किसका है, निराला जी की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 66 नंबर देख लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है 66। अरे यावर रहेगा याद, अरे यावर रहेगा याद रचना किस रूप में है, किस रूप में है, यानी कि इसकी विधा पूछा जा रहा है। तो ये जो है यात्रा संस्मरण है। क्या है जी, यात्रा संस्मरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और ये जो है किसकी रचना है, तो ये जो है अज्ञे जी की क्या है, रचना है। अज्ञे जी की क्या है, रचना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक रचना है मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज, इसकी विधा क्या है,
मिला तेज से तेज की विधा जो है जीवनी है। और ये रचना जो है किसके द्वारा लिखा गया है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप ध्यान रखिएगा, उपन्यास सम्राट किससे बोला गया है, उपन्यास सम्राट किससे बोला गया है, तो इसे बोला गया है प्रेमचंद्र जी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपन्यास सम्राट बोलते हैं। और हिंदी में प्रेमचंद्र जी किस नाम से रचना करते थे, तो प्रेमचंद्र के नाम से हिंदी में ये रचना करते थे। उर्दू में किस नाम से ये रचना करते थे, प्रेमचंद्र जी उर्दू में किस नाम से रचना करते थे, तो ये नवाब राय के नाम से उर्दू में क्या करते थे, प्रेमचंद्र जी रचना करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, रामचंद्रिका केशव दास की रचना है, कवि प्रिया भी केशव दास की है, विज्ञान गीता भी केशव दास की रचना है, लेकिन कृष्ण गीता जो है केशव दास की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। 68 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें समस्या बताया गया है, तलाक से जुड़ी बाल समस्या को बताया गया है। आपका बंटी में कैसी समस्या, तलाक से जुड़ी बाल समस्या का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर कहे कि आपका बंटी जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये मन्नू भंडारी की क्या है, रचना है आपका बंटी। और आप बताइएगा कि महाभोज जो है किसकी रचना है। आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बताने का प्रयास आप करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 जो डिस्कशन में आपको बता चुके हैं, कह रहा है कौरवी किस बोली का दूसरा प्रचलित नाम है। तो ध्यान रखिएगा, कौरवी का अन्य नाम जो है खड़ी बोली है, या कहे कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, तो ये क्या हो जाएगी, कौरवी हो जाएगा। और आपसे प्रश्न पूछ दे घुमा के कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया है, तो आप याद रखेंगे राहुल संकृत्यान ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर देख लीजिए। 70 कह रहा है कि लोकायतन किनकी रचना है। लोकायतन जो है ये जो है रचना जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और याद रखिएगा सुमित्रानंदन पंत को क्या मिला है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चिदम्बरा पर क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला हुआ है, सुमित्रानंदन पंत को। कब मिला हुआ है, तो इसको भी याद रखेंगे 1968 में मिला हुआ है। यदि आपसे प्रश्न कर दे कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो ये सुमित्रानंदन पंत को ही प्रकृति का सुकुमार कवि बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि यामा रचना पर किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो महादेवी वर्मा को मिला हुआ है। कब मिला हुआ है, 1982 में मिला हुआ है। तो इतना चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यदि आपको समझने में कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को रखेंगे और आपके डाउट का समाधान यहाँ से किया जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71 नंबर देख लीजिए, बहुत ही फेमस। कह रहा है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो इनका अधूरा उपन्यास जो है आपका मंगलसूत्र जो है क्या है, इनका अधूरा उपन्यास है। अगर आपसे कहता है कि इनका पहला उपन्यास कौन सा है, तो याद रखिएगा इनका पहला उपन्यास जो है आपका सेवा सदन हो जाएगा। पहला उपन्यास सेवा सदन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देख लीजिए रंगभूमि इन्हीं का उपन्यास है, गबन भी इन्हीं का उपन्यास है। एक उपन्यास और भी इनका है गोदान। कहे कि मुंशी प्रेमचंद्र का पूर्ण उपन्यास कौन सा है, पूर्ण उपन्यास कौन सा है, गोदान उपन्यास है। और गोदान में कृषक की समस्या दिखाया गया है। किसकी समस्या, कृषक की समस्या दिखाया गया है। कहता है कि गोदान का प्रकाशन कब होता है, तो 1936 ईस्वी में क्या होता है, इसका प्रकाशन होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है 72 नंबर, रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है। रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा इनका जो निबंध है ये साहित्य है। क्या है जी, पहला जो है निबंध है ये साहित्य है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा।
अगर आपसे कहे कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप याद रखिएगा वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कहे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम क्या दिया है? तो आप ध्यान रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं आदिकाल को आदिकाल ही कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिकाल को आदिकाल कहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं आदिकाल को क्या कहते हैं? तो ये आदिकाल को बोलते हैं बिरगाथा काल। क्या बोलते हैं? बिरगाथा काल। रामचंद्र शुक्ल जो हैं आदिकाल को क्या बोलते हैं? तो ये बिरगाथा काल बोलते हैं। याद रखिएगा राम कुमार वर्मा जो हैं आदिकाल को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं चारण काल। क्या बोलते हैं? चारण काल। और बोलते हैं संधि काल। कहे कि आदिकाल को चारण काल और संधि काल नामकरण किसने किया है? तो राम कुमार वर्मा ने किया है। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? सप्तक परंपरा का कवि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा हरिनारायण व्यास जी तो हैं, नेमीचंद्र जैन हैं, नरेश मेहता भी हैं, लेकिन श्रीकांत वर्मा जी हो सप्तक परंपरा के कवि नहीं हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा सप्तक जो है श्रीकांत वर्मा जी यहाँ पर जो आए हुए हैं इनकी एक रचना जो है श्रीकांत रचनावली। श्रीकांत रचनावली। श्रीकांत रचनावली याद रखेंगे श्रीकांत रचनावली। अगर आपसे कहता है कि श्रीकांत वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आपसे अगर कहा जाए कि तार सप्तक का आरंभ किससे होता है? तार सप्तक का आरंभ जो है किससे होता है, या तार सप्तक के संपादक कौन बनते हैं? अज्ञे जी बनते हैं। और प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन जो होता है 1943 में होता है। द्वितीय का जो होता है 1951 में होता है। इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है 75 नंबर का है कि अंधा युग किसकी रचना है? बहुत ही इजी प्रश्न पूछ दिया है। आपको डिस्कशन में बताए भी हैं कि अंधा युग जो है आपके धर्मवीर भारती की रचना है। तो 75 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर आपसे कहे कि गुनाहों का देवता, क्या कहे? गुनाहों का देवता ये किसकी रचना है? तो ये जो है धर्मवीर भारती की रचना है। अगर आपसे कहता है कि आधे अधूरे, क्या कहता है? आधे अधूरे किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश की रचना है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश का। लहरों के राजहंस किसका रचना है? मोहन राकेश का ही रचना है। अंडे के छिलके किसकी रचना है? मोहन राकेश की ही रचना है। इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि आपके डाउट को यहाँ से क्लियर किया जा सके। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76 नंबर देख लीजिए। 76 नंबर कह रहा है कि अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभित धन न हो जाएगा अभिन्न का संधि विच्छेद। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है 77 नंबर रत्नाकर कृत गंगा अवतरण। गंगा अवतरण किसकी रचना है? तो ये जो है रत्नाकर की रचना है। किस छंद में लिखा गया है? ये गंगा अवतरण जो है किस छंद में लिखा गया है? बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि गंगा अवतरण जो है आपका जो है रोला छंद में लिखा गया है। किस छंद में? रोला छंद में लिखा गया है। और याद रखिएगा चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। रोला कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। आप याद रखिए घनाक्षरी कैसा छंद है? तो घनाक्षरी जो है वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? तो याद रखिएगा 31 वर्ण होते हैं। अगर कहे कि रूप घनाक्षरी, क्या कहे कि रूप घनाक्षरी में कितने वर्ण? 32। देव घनाक्षरी में कितने वर्ण? 33 वर्ण होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 78 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि अवधि का निजी छंद है। अवधि का निजी छंद क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अवधि का निजी छंद जो है बड़वे छंद है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे कहा जाए कि बड़वे जो है कैसा छंद है, तो याद रखिएगा बड़वे जो है आपका जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है जी? अर्ध सममात्रिक छंद है। बड़वे कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। और जब बड़वे की बात कर ही दिया है तो ध्यान रखिएगा, आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि बड़वे छंद में कितनी मात्राएं होती है। बड़वे छंद में कितनी मात्राएं होती है? आप समझ गए कि अवधि का निजी छंद क्या है? तो बड़वे छंद है। अब देखिएगा, जो चौपाई जो होता है, चौपाई छंद का आप नाम सुने होंगे। चौपाई छंद का, चौपाई भी अवधि में ही लिखा गया है। चौपाई जो है अवधि में ही क्या किया गया है? लिखा गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। देखिए सब में जिजीविषा लिखा गया है, तो शुद्ध शब्द जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि पहले छोटी मात्रा, फिर बड़ी मात्रा, फिर छोटी मात्रा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा 79 का सही हो जाएगा। चलिए आज का जो होगा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो ध्यान से देखिएगा आप। कह रहा है 80 नंबर, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना जो होती है कब होती है? 16 जुलाई 1893 को होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1893 यहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कौन किए थे? तो एक लोग नहीं किए थे, इसमें बाबू श्याम सुंदर दास थे और पंडित राम नारायण मिश्र भी थे, और भी लोग थे, अब नाम याद हमको नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जो है पहले अध्यक्ष कौन हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस काशी नागरी प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष कौन हैं। तो पहले अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, राधा कृष्ण दास। कौन है जी? राधा कृष्ण दास हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष कौन हैं? तो राधा कृष्ण दास हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो ज़रूर बनता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।